हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, इसके अलावा यदि आप लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं, या फिर मैथ का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं, या फिर साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं, तो आप जो है प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 से। कहता है कि चारों वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा तीसरा ऑप्शन। तो चार वेद हैं, एक है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद ऋग्वेद जो है भारत में वेदों का सबसे पुराना रूप है, सबसे पुराना ज्ञात वैदिक संस्कृत पाठ है। ठीक है, यह जो है 1028 वैदिक संस्कृत सूक्तों एवं कुल 10,600 छंदों का एक संग्रह है, जिसे 10 पुस्तकों में व्यवस्थित किया गया है। ठीक, तो याद रखना है चारों वेदों में सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि भारत में केंद्रीय मंत्री पद की शपथ से संबंधित प्रावधान खाली स्थान में किए गए हैं। तो तीसरा ऑप्शन यानी तीसरी अनुसूची। तो प्रथम अनुसूची में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों एवं उनके क्षेत्रों की सूची है। तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के रूप है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के प्रावधान है। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो याद रखना है कि भारत में केंद्रीय की शपथ से संबंधित प्रावधान तीसरी अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का नाम क्या है। तो देखिए, तीसरा ऑप्शन गुरु शिखर। तो 692 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले अरावली गुजरात, राजस्थान, दिल्ली एवं हरियाणा राज्यों को कवर करते हैं। ठीक, गुरु शिखर जो है ये 1722 मीटर ऊंचाई अरावली पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43। नेक्स्ट है कि 1855 से 56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो 43 का होगा 1 सिद्धू और कान्हू। तो संथाल विद्रोह 1855 से 56 में झारखंड राज्य में हुआ था। सिद्धू और कान्हू के अधीन संथाल अपने उत्पीड़कों के खिलाफ उठ खड़े हुए एवं कंपनी के शासन के अंत की घोषणा की एवं 1854 में स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया। संथालों को शांत करने के लिए सरकार द्वारा संथाल परगना का एक अलग जिला जो है बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि मस्कोवाइट, पेग्माटाइट और बायोटाइट किसके अयस्क है। तो तीसरा ऑप्शन अभ्रक। तो अभ्रक जो है हाइड्राइस, पोटेशियम, एल्युमिनियम, सिलिकेट खनिजों का एक संग्रह है। मस्कोवाइट, पेग्माइट एवं बायोटाइट अभ्रक के अयस्क है। अभ्रक आग्नेय और कायांतरी चट्टानों में सामान्यतः पाया जाता है। कभी कभी तलछटी चट्टान में छोटे गुच्छे के रूप में यह पाया जाता है। नेक्स्ट फिर है कि भारत के सुंदरवन डेल्टा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन मैंग्रोव। तो पश्चिम बंगाल में सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध है। यह जंगल रॉयल बंगाल टाइगर, गंगा डॉल्फिन व एस्टुअरीन मगरमच्छों का आवास है। नेक्स्ट फिर है कि विशेष परिस्थितियों में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है। फर्स्ट ऑप्शन। तो देखिए, संविधान का अनुच्छेद 108 राष्ट्रपति को विधेयक विचार विमर्श और मतदान के उद्देश्य से दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाने का अधिकार देता है, अनुच्छेद 108। ठीक है, उसके बाद है कि इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत उच्च सदन
जो है साधारण विधेयक यानी निम्न सदन द्वारा पारित की अधिकतम 6 माह तक रोक सकती है। नेक्स्ट फिर है कि नोट निर्गमन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस प्रणाली को अपनाया? तीसरा ऑप्शन न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली वर्तमान में आरबीआई द्वारा अपनाई जाने वाली मुद्रा जारी करने वाली प्रणाली है। इसे 1956 में अपनाया गया था। इस प्रणाली के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक को प्रत्येक समय कम से कम 200 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाए रखनी होती है, जिसमें विदेशी मुद्राएं, सोने का सिक्का एवं सोने का बुलियन शामिल है। इसमें 85 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा के रूप में होना चाहिए। नेक्स्ट 48 है कि विश्व की सबसे बड़ी शैलभीति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस समुद्र में स्थित है? 48 का होगा 5 ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए ग्रेट बैरियर रीफ जो है क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के पूर्वोत्तर तट पर कोरल सागर में स्थित है। यह विश्व का सबसे व्यापक प्रवाल भीति पारिस्थितिकी तंत्र है, जो 2900 से अधिक व्यक्तिगत भीतियों एवं 900 द्वीपों से बना है। इसे 1981 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो है चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में था? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है 49 का, ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। क्या होगा? लेबर पार्टी। तो सितंबर 1945 में ब्रिटेन में नई निर्वाचित लेबर सरकार ने भारत के लिए एक संविधान सभा बनाने की अपनी मंशा व्यक्त की, जो भारत के संविधान का निर्माण करेगी। ऐसा करने के लिए मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। ठीक है, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन के सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। नेक्स्ट फिर है कि जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को आमतौर पर खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए जिंक सल्फेट हेमाहाइड्रेट का सूत्र होता है ZnSO4 × 7H2O। तो देखिए 50 का जो होगा फर्स्ट ऑप्शन, ये हो जाएगा आपको श्वेत तुतिया। तो जिंक सल्फेट ZnSO4 7H2O को सफ़ेद विट्रियोल कहा जाता है। जब सफ़ेद विट्रियोल को बेरियम सल्फाइड के साथ गर्म किया जाता है तो एक सफ़ेद वर्णक लिथोफोन बनता है। यह जो है आमतौर पर हेप्टाहाइड्रेट रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। यह स्वाभाविक रूप से खनिज जो है गोसलाराइट के रूप में होता है। जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके तैयार किया जा सकता है। इसे सफ़ेद विट्रियोल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 51 दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया है? तो तीसरा ऑप्शन एडविन लुटियंस। इंडिया गेट अविभाजित भारतीय सेना के उन सैनिकों के सम्मान में समर्पित एक युद्ध स्मारक है जो 1914 से 1921 के बीच प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मारे गए थे। ठीक है, यह उस समय के एक प्रमुख युद्ध स्मारक डिजाइनर सर एडविन लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया था। ठीक, नेक्स्ट फिर है कि बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? 52 का फर्स्ट। तो देखिए H5N1 वन्य जल पक्षी के स्वाभाविक रूप से होता है, लेकिन यह आसानी से घरेलू मुर्गी में फैल सकता है। यह रोग जो है मनुष्य में संक्रमित पक्षी के मल, नाक से स्राव या मुंह या आँखों से निकलने वाले स्राव के संपर्क में आने से फैलता है। नेक्स्ट फिर है कि बारदोली सत्याग्रह, जो कि किसानों का एक आंदोलन था, की अगुवाई किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन देखिए, तो यहाँ पे जो हो जाएगा तो 53 का जो राइट आंसर होगा ये होगा फर्स्ट ऑप्शन वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए बारदोली जो है 1928 लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत का बिस्मार्क के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम में बारदोली के किसानों के लिए जो अन्य पूर्ण करों के खिलाफ एक आंदोलन था। बड़ी संख्या में महिलाओं ने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इन महिलाओं ने पटेल को सरदार उपनाम दिया था। नेक्स्ट
54 है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में नहीं किया जाता है। 54 का होगा तीसरा बोरोन। तो तेज गति से चलने वाले न्यूट्रॉनों को मंद करने हेतु मॉडरेटर का उपयोग किया जाता है। सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मॉडरेटर ग्रेफाइट व भारी जल D2O है। परमाणु रिएक्टर में जल को मॉडरेटर यानी मंदक के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। परमाणु रिएक्टर में बोरोन का उपयोग मॉडरेटर के रूप में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 है कि निम्नलिखित में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश में तारपा उत्सव मनाया जाता है। 55 का होगा तीसरा ऑप्शन दादर और नागर हवेली। तो तारपा नृत्य दादर एवं नागर हवेली का एक अत्यंत लोकप्रिय नृत्य है। यह मुख्य रूप से जो है एक आदिवासी नृत्य है। यह नृत्य प्रदर्शन आमतौर पर चांदनी रातों में किया जाता है। नेक्स्ट कहता किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा 5। तो गुप्त साम्राज्य एक प्राचीन भारतीय साम्राज्य था जो 4वीं शताब्दी के आरंभ से 6वीं शताब्दी के अंत तक अस्तित्व में था। इस काल को भारत के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग कला ठीक है द्वैतात्मकता उसके बाद साहित्य तर्क शास्त्र गणित खगोल विज्ञान धर्म व दर्शन में व्यापक आविष्कारों एवं खोजों द्वारा चिन्हित किया गया था। नेक्स्ट फिर खेरा जिले के किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आयोजन किस वर्ष किया। तो 5वां ऑप्शन तो 1918 का खेरा सत्याग्रह गुजरात के खेरा जिले में महात्मा गांधी द्वारा आयोजित एक सत्याग्रह आंदोलन था। चंपारण सत्याग्रह के बाद यह दूसरा सत्याग्रह आंदोलन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 58 फिर है कि नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 58 के जो है ये तीसरा ऑप्शन देखिए, तीसरा ऑप्शन तो देखिए सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नामक एक नई संस्था का गठन किया है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि नीति आयोग का गठन जो है 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग के निर्माण में टीम इंडिया हब एवं नॉलेज एंड इनोवेशन हब नामक 2 केंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था। तो दूसरा ऑप्शन लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को अंग्रेजों से देश की स्वतंत्रता पर एक योजना जारी की। यह योजना जिसे माउंटबेटन योजना के रूप में भी जाना जाता है को आज़ादी की अंतिम योजना के रूप में माना गया। लॉर्ड माउंटबेटन जून 1948 से जून 1949 तक वह स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट 60 है कि एनोडाइजिंग प्रक्रिया में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो दूसरा ऑप्शन तनु सल्फ्यूरिक एसिड। एनोडाइज्ड कोटिंग बनाने हेतु सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला घोल है। ठीक है, सीलिंग से पहले सल्फ्यूरिक एसिड फिल्मों की छिद्र युक्त प्रकृति का उपयोग एल्युमिनियम इसके मिश्र धातु पर रंगीन सतह पूरा करने में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए फिर है कि शुद्ध कार्बन को खाली स्थान पर संश्लेषित करके हीरा बनाया जा सकता है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा दूसरा ऑप्शन। तो कृत्रिम हीरा शुद्ध कार्बन को अत्यधिक तापमान व दबाव के अंतर्गत बनाया जाता है। ठीक है, कृत्रिम रूप से तैयार किए गए हीरे को सिंथेटिक हीरा कहा जाता है। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब व तापमान के अंतर्गत इन्हें संश्लेषित किया जा सकता है। फिर है 62 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रदत्त शेयर पूंजी का कितना प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार द्वारा या आंशिक रूप से केंद्र सरकार और आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारणा किया जाता है। 62 का जो राइट आंसर होगा ये होगा फर्स्ट ऑप्शन यानी 50% या कम। तो देखिए भारतीय कंपनी
अधिनियम 2013 की धारा 245 सरकारी कंपनी को परिभाषित करती है। इसके अंतर्गत वैसी कोई भी कंपनी जिसमें 51% से कम जो है पूंजी की हिस्सेदारी केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के पास है, वह जो है सरकारी कंपनी की सूची में नहीं आती है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी फसल सूखा सहिष्णु फसल है? तो 63 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन बाज। तो देखिए बाजरा जो है, बाजरा की खेती बड़े पैमाने पर अर्ध शुष्क क्षेत्रों में की जाती है जो कम व अनिश्चित वर्षा एवं अत्यधिक सूखे की विशेषता है। वर्षा कम एवं लगातार होने के साथ किसान बाजरा व ज्वार सहित सूखा प्रतिरोधी फसलों को लगाने हेतु स्थानांतरित हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 की यदि बात करें तो भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? 64 का होगा दूसरा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाते हैं। उनकी अनुपस्थिति की स्थिति में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश इनकी भूमिका को प्रतिस्थापित करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? तो विद्युत का चालन नहीं होता है, इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन अल्कोहल और ग्लूकोज। तो देखिए ग्लूकोज C6H12O6 एवं अल्कोहल आयनिक यौगिक नहीं है, लेकिन वे सहसंयोजक हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को दो परमाणुओं के बीच स्थानांतरित करने के बजाय साझा किया जा सकता है। फिर है कि इसके अतिरिक्त बिजली के संचालन के लिए घोल में मुक्त आयन मौजूद होना चाहिए, इसलिए अल्कोहल एवं ग्लूकोज बिजली का संचालन नहीं करते हैं। नेक्स्ट, फिर है कि पेरिस में स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है? तो 66 का होगा तीसरा ऑप्शन यूनेस्को। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन प्लानिंग 1963 में जो है 1963 में पेरिस फ्रांस में बनाई गई यूनेस्को की एक शाखा है। यह प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता, नीति अनुसंधान व ज्ञान साझा करने के अपने कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी शिक्षा प्रणालियों की योजना बनाने एवं प्रबंधन करने हेतु शिक्षा साझा की क्षमता विकसित करता है। नेक्स्ट, फिर है कि 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? तो देखिए 67 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको पाँचवा। तो देखिए 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तथा वह सिंधु नदी को पार करने के बाद वह तक्षशिला की ओर बढ़ा था। फिर उसने झेलम व चिनाब नदियों के बीच के राज्य के शासक राजा पोरस को चुनौती दी। सिकंदर एवं पोरस के मध्य झेलम नदी के किनारे जो वाइडेस्पियर युद्ध हुआ, जिसमें पोरस सिकंदर से पराजित हुआ। पोरस की वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसका राज्य वापस लौटा दिया। नेक्स्ट, फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला तमिलनाडु में स्थित है? तो 68 का होगा तीसरा ऑप्शन यानी मनोरा का किला। तो मनोरा किला तमिलनाडु के पट्टकोट्टाई में स्थित है। इस किले का निर्माण मराठा शासक शेर फौजी द्वितीय ने 1814 से 15 में नेपोलियन बोनापार्ट पर अंग्रेजों की सफल प्रगति की स्मृति में किया था। नेक्स्ट, 69 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नहर प्रणाली हरियाणा में नहीं है? तो देखिए गंडक नहर भारत नेपाल के बीच एक संयुक्त सिंचाई एवं बिजली परियोजना है। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा गंडक नहर। गंडक प्रणाली में 3 प्रमुख परियोजनाएं शामिल है, जैसे उत्तर प्रदेश में पश्चिमी गंडक नहर परियोजना, ठीक है, बिहार में पूर्वी गंडक नहर परियोजना एवं त्रिवेणी व बिहार में ढाका नहर परियोजना। नेक्स्ट, देखिए 70 है कि नवजात बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? तो दूसरा ऑप्शन। तो देखिए जन्म के समय बच्चे के शरीर में लगभग 300 हड्डियां होती हैं। ये अंततः 206 हड्डियों को बनाने के लिए एक साथ जो है बढ़ते हैं, जो वयस्कों के पास होती हैं। ठीक है, अब चलिए जो मैथ का क्वेश्चन छूटा हुआ था उसको सॉल्व करते हैं।
मैथ का क्वेश्चन। तो देखिए मैथ का क्वेश्चन आपको यहाँ से है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, यहाँ से जो है आपको मैथ का क्वेश्चन है कि 5, देखिए यहाँ पर दे दिया गया है 5 भागा 5 + 5 × 5 बट्टा में 5 × 5 + 5 गुना में 10 -30 × 10 बराबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आपको, इसको जो है ये हो जाएगा आपको 5 × 5 5 + 5 + 5 × 5 नीचे में है 5 × 4 + 5, तो ये हो जाएगा 5 + 25 और नीचे में ये हो जाएगा आपको 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, यहाँ पे होगा 5 + 25 और नीचे में ये हो जाएगा 25, 4 × 5 = 20 + 5, ठीक है, इंटू में होगा 1/5 और भागा क्या होगा, तो ये होगा 1/25, नीचे में होगा 1/25 भागा 1/5 और इधर हो जाएगा -24 बट्टा में 5, तो 5 × 25 में से 1 गया तो 24/5 और गुना में कितना होगा 2 × 5 = 10 यानी 5, तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 और 5 कितना 30, ऊपर में 30/25, तो ऊपर में हो जाएगा 30 बट्टा देखिए यहाँ पे 5 है, ठीक है ना, 4 के जगह कितना है 5, तो 5 × 25 5 कितना होगा 30 होगा, तो ये कट के कितना होगा 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 1/5, ठीक है, और गुना में 25 बट्टा में 1, ठीक है, अब बट्टा में 25 यहाँ पे भागा है, ठीक है, तो यहाँ पे बच जाएगा आपको कितना, तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा 1/25 और गुना में कितना 5, गुना में 5/1 गुना में 5/1, ठीक है। उसके बाद यदि देखें तो ये हो जाएगा माइनस में, और माइनस में कितना होगा तो 24, माइनस में हो जाएगा आपको 24, तो देखिए ऊपर में हो जाएगा 5 × 25 और नीचे में क्या होगा, तो नीचे में हो जाएगा 105 × 25, नीचे में जो हो जाएगा आपको नीचे में यदि बात करें तो यहाँ पे देखिए 5 × 25 यहाँ पे हो जाएगा आपको, देखिए यहाँ पे 1/ कितना है 1/25 है, ठीक है, तो 1/25 यहाँ पे 1/25, तो ये कट के कितना होगा 1/5, ये 5 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये 5 जो है ये चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा आपको कितना, तो ये था ऊपर में कितना था, तो ऊपर में हो जाएगा ये 5, ठीक है, 5 × 25 तो ऊपर में हो जाएगा आपको 5 × 5, ठीक है, 5 × 5 और माइनस में 24, तो 25 - 24 करेंगे कितना होगा 1, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि इतना प्लस इतना बाई इतना माइनस इतना बराबर इतना, तो एक्स तो वाई का मान, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, परमेकरण यदि करिएगा तो 2√2 + 7 नीचा में 2√2 - 7 इंटू 2√2 माइनस है तो नीचे में तो प्लस से करिए परमेकरण, तो यहाँ पे होगा √7 बाय 2√2 और प्लस में √7, ठीक है, ये हो जाएगा बराबर में x + y√14, ठीक है, ऊपर में देखिए a + b तो a + b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ऊपर में 2√2 + √7 का होल स्क्वायर और नीचे में हो जाएगा a² - b² यानी 2√2 का होल स्क्वायर और माइनस में √7 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में √7 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8 और -7, यानी नीचे में कितना होगा 1 और ऊपर में होगा 2√2 + √7, 2√2 + √7 का होल स्क्वायर, ठीक है, 2√2 + √7 का होल स्क्वायर और नीचे में 1 बराबर हो जाएगा ये x + y√14, तो a², तो ये हो जाएगा 2 4 दूनी 8 a² + b² प्लस में 2ab, तो प्लस में हो जाएगा 2, ठीक है, a यानी यहाँ पे 4√14 4√14 बराबर में x + y√14, ठीक है, तो यहाँ से आपको निकल जाएगा y का मान कितना, y का मान निकल गया 4, y का मान 4 निकल गया 4,
तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए y का मान कितना निकल गया, तो यहाँ पे देखिए y का जो मान निकल गया है 32 का, देखिए y का मान 4 निकल गया है। ठीक है, तो y का मान 4 यानी इसका जो होगा 5 ऑप्शन। नेक्स्ट 33 नंबर देखिए, कहता ए और बी किसी कार्य को 18 दिन में और बी और सी 27 दिन में, ए बी सी साथ मिलकर 12 दिन में। तो देखिए ए बी करता है आपको 18 दिन में, बी सी करता है मिलके, बी सी करता है 27 दिन में, और ए बी सी तीनों मिलके कितना दिन में करता है, तो तीनों मिलके करता है 12 दिन में। ठीक है, तीनों मिलके करता है 12 दिन में। इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा 108। ठीक है, कितना होगा 108। तो यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 27 चौका और 12 नमा 108। ठीक, तो हमको कह रहा है कि ए और सी उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। ए और सी, ए और सी, ए और सी उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। तो यहाँ पे गौर यदि करें तो देखिए यहाँ पे ए बी यदि घटा देते हैं तो सी निकल जाएगा। ए बी का एफिशिएंसी है 6 और ए बी सी का है 9, तो 9 में से 6 गया तो कितना बचेगा 3, तो सी का एफिशिएंसी कितना हो गया 3। अब देखिए यदि हम क्या करें, इसमें से बी सी को घटा दे तो ए निकल जाएगा। बी सी का एफिशिएंसी है 4, 9 में से 4 गया तो 5, तो ए का एफिशिएंसी निकल गया 5। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा 8। तो कहता है ए और सी, तो 108 में 8 से भाग दीजिए तो कितना होगा 8 एकन। 108 में यदि आप 8 से भाग देंगे, 108 में 8 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 27/2, 27/2 यानी 13 सही 1/2, 13 सही 1/2, तो 13 सही 1/2 यानी तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 130 छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्र गणित एवं इतिहास को पसंद करते हैं। तो देखिए 15 छात्र जो है गणित और इतिहास, 15 छात्र गणित, मान लीजिए ये मैथ है और ये हिस्ट्री है, इसमें मान लीजिए ये हिंदी है, ये हिस्ट्री है, ये हिंदी है, हिंदी, और ये है अंग्रेजी। ठीक, तो कहता है कि 15 छात्र गणित, 15 छात्र गणित एवं इतिहास को पसंद, तो इसमें होगा 15 छात्र गणित एवं इतिहास को पसंद करते हैं। 25 छात्र केवल हिंदी, 25 यदि केवल हिंदी करता है, 25 केवल हिंदी, तो केवल हिंदी तो यहाँ पे हो जाएगा 25। ठीक, 25 केवल हिंदी को पसंद करता है। 30 छात्र केवल अंग्रेजी, 30 छात्र केवल अंग्रेजी को पसंद करता है। ठीक है, फिर कहता है कि 20 छात्र अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों, 20 ऐसे छात्र हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों, यानी यहाँ पे होगा 20। ठीक, उसके बाद है 15 छात्र केवल इतिहास, 15 छात्र केवल इतिहास, तो यहाँ पे होगा। ठीक है, केवल इतिहास। कुछ छात्र सभी 4 विषयों को पसंद करते हैं, कुछ छात्र सभी 4 विषयों को पसंद करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 15 छात्र गणित और इतिहास, गणित और 15 जो है यह गणित और इतिहास को 15 छात्र। फिर है 130 छात्रों के कक्षा में 15 छात्र जो है गणित और इतिहास, 25 छात्र केवल जो है अंग्रेजी केवल हिंदी पसंद करते हैं, 30 छात्र केवल अंग्रेजी पसंद करते हैं, 20 छात्र अंग्रेजी व हिंदी दोनों पसंद करते हैं। ठीक है, अंग्रेजी व हिंदी दोनों पसंद करते हैं। ठीक है, अब देखिए 15 छात्र केवल गणित, या देखिए 15 छात्र केवल गणित, तो यहाँ पे हो जाएगा केवल गणित। ठीक है, तो यहाँ पे यदि देखें तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितना है 130 है, कितना है 130। तो यहाँ पे यदि देखें तो इन सबको जोड़िए, 15 15 15 तो कितना होगा 15 × 45, फिर इधर जोड़िए तो इधर जो है 15 और ये इधर हो जाएगा 25 25 20 और 30, तो 30 20 50 50 और 25 कितना होगा 75 75, इसको जोड़िए 5 5 10 केरी 1 7 4 11 1 12, यानी जोड़ के कितना हुआ 120 हो गया। ठीक, कितना हो गया 120, लेकिन टोटल छात्र कितना है 130 है, 130 में से 120 घटा दीजिए तो बचा कितना 10। तो इसका मतलब है कि कुछ जो 4 छात्र हैं वो कह रहा है तो कितनी जो है
हाँ, तो 4 विषयों को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, यानी 10 होगा। क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है होगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि एक डीलर को एक मेज को 400 रुपये में बेचने पर 25% लाभ होता है, ठीक। वह जो है एक अन्य मेज को 10% हानि पर बेचता है, ठीक। और कुल मिलाकर उसे न तो लाभ होता है न ही हानि। दूसरे मेज का क्रय मूल्य बताइए। तो यहाँ पे हम पहले मेज का क्रय मूल्य जो है निकालते हैं। पहले मेज का क्रय मूल्य क्या होगा? 400, 25% का लाभ होता है, तो 100 बट्टा में 125, ठीक है। 100 बट्टा में 125 ये हो जाएगा आपको 320 रुपया, 320 रुपये, ठीक है। और माना दूसरे मेज का क्रय मूल्य यदि x मान लीजिए, ठीक है। दूसरे मेज का क्रय मूल्य x मान लेते हैं, तो दूसरे मेज का विक्रय मूल्य क्या होगा? 90% की हानि होता है, तो ये होगा 90 बट्टा 100, ठीक है। 90 बट्टा 100। अब देखिए ये हो जाएगा 9x बट्टा में 10। तो क्रय मूल्य, तो कुल क्रय मूल्य बराबर है कुल विक्रय मूल्य, न तो लाभ होता न तो हानि। तो यहाँ पे हो जाएगा कुल क्रय मूल्य। तो कुल क्रय मूल्य कितना होगा? तो x और ये 320, x प्लस 320 बराबर ये हो जाएगा 9x 400 प्लस 9x/10 प्लस 9x बट्टा में 10, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x का मान निकल जाएगा 800, x का मान 800 रुपये, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? तो 30 को लिखा गया है 61, यानी 30 गुने 2 प्लस 1। फिर 61 गुने 2, 61 गुने 2, 61 गुने 2 माइनस 2 करेंगे, ठीक है। 61 गुने 2 माइनस 2। उसके बाद देखिए 120 गुने 2 माइनस 120 गुने 2 120 गुने 2 प्लस 3 करेंगे, ठीक है। 120 गुने 2 प्लस 3। फिर 243 गुने 2 माइनस 4 करेंगे। एक बार +1 -2 +3 -4, तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। इसमें से 4 घटाएंगे तो 482, 482 इसका आंसर होगा, यानी तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी अंकित मूल्य पर 45% की छूट पर विक्रय मूल्य तथा 30% एवं 20% की दो क्रमिक छूटों के बाद के विक्रय मूल्य का अंतर इतना है। तो देखिए 45% छूट, तो 45% छूट तथा 30% और 20, तो 30 + 20 - 30 गुने 20 बटा में 100 कर लीजिए। तो 30 20 कितना होगा? 50 माइनस 2 0 से 2 0, 3 दूनी 6, तो घटा लीजिए तो कितना होगा? 10 में से 6 गया 4, ये हो गया 44%, ठीक है। कितना? तो 44%। तो इसका निकल गया आपको 44, 37 का, एक का 44%, एक का है कि 45% की छूट, 45% की छूट है, यहाँ 44% की छूट। तो 45 को 100 में से घटाएंगे, ठीक है। तो कितना निकलेगा? 10 में से 5 के 5, 9 में से 4 के 5, 55%, ठीक। कितना निकल गया? 55। और यहाँ देखिए 100 में से फिर 44% घटाइएगा, तो 10 में से 4 गया 6 और 9 में से 4 गया 5, यानी 56%। इन दोनों में कितना का अंतर है? तो इन दोनों में 1 का, तो 1 जो है 84 के बराबर है, ठीक है। 1 जो है किसके बराबर है? 84 के बराबर है। तो कहता है अंकित मूल्य, तो 100% का मान क्या होगा? 1% यदि 84 के बराबर है तो 100% 84 100 के बराबर होगा। 84 100 के यदि बराबर होगा तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर है कि 10,000 रुपये की एक धनराशि 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार ली जाती है, ठीक। 2 वर्ष पश्चात उसे चुकाने के लिए भुगतान की जाने वाली कुल राशि। तो 10,000 रुपये की धनराशि 15% वार्षिक साधारण ब्याज, तो 15 दूना कितना होगा? 30, 15 दूना 30, यानी 10,000 का आपको 130% निकालना होगा। 2 0 से 2 0, यानी 130 पर 00, यानी इसका जो राइट आंसर होगा 13,000 होगा। 13,000 यदि होगा तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट। फिर एक बैग में 3,000 रुपये हैं, जिसमें 50 रुपये, 100 रुपये, 10 रुपये मूल्य वर्ग के नोट हैं, ठीक है। यदि 100 रुपये, 50
रुपया और 10 रुपये के नोटों का अनुपात दे दिया गया है। ठीक है, तो बैग में 50 रुपये मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या क्या होगा। तो यहाँ पे यदि गौर करें तो देखिए यहाँ पे है 100 रुपये के 5 नोट, तो कितना पैसा रुपया हो गया 500। फिर 50 रुपया के 8 नोट है, तो 8 पंचे 40, 400 रुपया। और 10 रुपया के 10 नोट है यानी 100 रुपया, तो टोटल हो गया 5 4 9 1 10 यानी 1000। तो 1000 किसके बराबर है, 1000 यूनिट जो है 3000 के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 3 के बराबर। आपको कह रहा है कि 50 रुपये मूल्य वर्ग वाले नोटों की संख्या, तो 1 यूनिट यदि 3 के बराबर है। अब 50 रुपये वाले मूल्य वर्ग के जो है नोटों का अनुपात है 8, तो 8 यूनिट का मान कितना होगा 24, 8 3 24 यानी तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तो 39 का होगा तीसरा। नेक्स्ट, तो इतना ही क्वेश्चन था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।